हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रिजवान अहमद अंसारी, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट अरे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11, 12 IIT जेई के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहें, अपडेटेड रहें। आज मैं आप लोगों के लिए फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आप बोलिएगा सर ये फंक्शन में तो नहीं है, सेट्स में है। तो कोई सेट थ्योरी में कह देता है और कोई जो है फंक्शन के पहले पढ़ाता है, इसलिए कि रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन एक ही साथ आते हैं। ठीक है, तो रिलेशन पढ़ने के लिए आपको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फंक्शन पढ़ने के लिए रिलेशन के बारे में। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलेशन ना पढ़ूं तो चल जाएगा, काम चल जाएगा। मैं आपको फंक्शन पढ़ा दूंगा, रिलेशन आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर रिलेशन पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन इसके लिए आपको जानकारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की होनी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। पहला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस, जो कि मैथमेटिक्स में मोटी में सबसे मोटी किताब कैलकुलस होती है, और उसमें जो है फंक्शन जो है ना, इसका मतलब समझ लो कि मेन फाउंडेशन है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए फंक्शन के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, और इससे रिलेटेड सवाल जो है क्लास 11th हो, 12th हो, या IIT जेई हो, या कोई भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम हो, फंक्शन से रिलेटेड सवाल देता ही है। इसलिए आप इसे लाइटली लेकर के ना पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में जहां कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके आप जो है सवाल अपना पूछ सकते हैं। और इसमें जो है लेक्चर बाय लेक्चर जो सीरीज में बनाऊंगा, लेक्चर 1, 2, 3, 4, ऐसे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है समझो भाई, इसे कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में समझो। एक बात बताओ, जब अगर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को छोड़ो, फुटबॉल खेलते हैं या और भी कोई मैच देखिएगा, जब आप खेलते हैं तो उसमें जब दोनों पारी का खेल चलता है, ठीक है, तो उनके देखिएगा स्कोर या तो जीत हार को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे किसी ने लिख दिया 3-1, ये जीत हार का फैसला है। तो आपने क्या समझा कि अगर टीम ए और बी इस तरीके से है, 3 का मतलब यह हुआ कि टीम ए जीत चुकी है, और 1 का मतलब यह हुआ कि टीम बी हार चुकी है। समझ में आ रही है बात कैसे? इसका मतलब कि टीम ए जो है 3 मैच जीती है और टीम बी जो है 1 मैच जीती हुई है। क्लियर है? अब अगर मैं 3-1 को अगर मैं ऐसे कर दूं, 1-3 कर दूं, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अब टीम ए जो है 1 मैच जीती है और टीम बी जो है 3 मैच जीती हुई है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से पढ़िए, एकदम मजे ले लेकर के। अब मेरा एक सवाल यह है कि क्या ये 3-1 और ये 1-3 ऐसे लिखना दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? तो बेशक ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहली टीम जो है लीड कर रही है और यहां पर जो है पहली टीम लैग कर रही है, यानी हार रही है, और यहां पहली टीम जीत रही है। तो ये दोनों बराबर हैं क्या? तो बराबर नहीं है। समझ में आ रही बात कुछ? ठीक इसी पे बेस्ड जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसी तरीका से मैंने जस्ट एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिया ताकि आप जो है इस भावनाओं को, है ना, इस फेफड़े के दर्द को आप समझ सकें कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। आ रही बात समझ में? तो देखिए, मान लिया कि ए और बी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको अगर हम इस छोटे ब्रैकेट के अंदर बीच में कॉमा लगा करके अगर इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। आ गई बात समझ में? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कॉमा के पहले ये जो लिखा हुआ है ना ए, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। क्या कहेंगे बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट। और जो कॉमा के बाद में लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट, बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट। तो ये है मेरा फर्स्ट कंपोनेंट और ये है मेरा सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। और इनको छोटे ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यही ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा करके कार्टेशियन प्लेन में, रेक्टेंगुलर प्लेन में सजाया जाता है। यानी अच्छा, इसका लिंकअप वहां से भी है। इसका लिंकअप जो है ना, यानी जब आप ये चलेंगे तो आप देखते हैं, आप कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहां पे अगर हमारा पॉइंट 1,2 दिखाते हैं ऐसे, ये 1 हो गया और ये मेरा पॉइंट 2 हो गया। तो ये आप दिखाते हैं ना 1, 2, ये क्या है? यही तो कहते हैं कि ये जो है ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखा हुआ है। अरे बात समझ में? इसका मतलब ये निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा प्लेन है? कार्टेशियन प्लेन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो कार्टेशियन आप देख रहे हैं ना,
ये रेने देकार्त, ये नाम सुने होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आ रही बात समझ में? ये रेने जो देकार्त हम लोग लिखते हैं, ये इसके बाबूजी हैं, ऐसा कह सकते हैं आप कि रेने देकार्त इसके कौन है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाबूजी हैं, ऐसा समझ लीजिए, पिताजी हैं। ये देकार्त में देखिए तो CARTES दिखाई दे रहा ना, यही निकला है कार्टेशियन के लिए। आ गई बात समझ में? ये देखें यहां पे कार्स लिखा है ना, ये कार्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं कोई अपने से क्रिएट की हुई बात नहीं बता रहा हूं, ये जो हकीकत है, जो हिस्ट्री है, वो मैं बात बता रहा हूं। खैर हम लोग को अभी इधर नहीं जाना है, लेकिन जब जहन में बात आई तो उसको बता देना जो है ना ज्यादा सही रहता है। खैर देखिए, तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको यहां तक समझ में आई बात। अब मेरा यह सवाल उठता है कि सर क्या ए और बी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है और ये बी ए जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये कतई बराबर नहीं होंगे। जैसे कि मैंने क्या समझाया कि 3-1 और 1-3 वाली कहानी, कि एक टीम जो है 3 मैच जीती हुई है और 1 मैच लॉस की हुई है दूसरी टीम ने। यहां पे जो है पहली टीम ने 1 मैच जीता है और यहां पे 3 मैच जो है दूसरी टीम ने मतलब जीते हुए, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया, ए टीम ने 3 मैच जीती हुई है और बी टीम ने 1 मैच जीती हुई है। यहां क्या है, टीम ए ने 1 मैच जीता हुआ है और टीम बी ने 3 मैच जीता हुआ है। तो ये क्या 3-1 और 1-3 स्कोर अगर मैं दिखाऊं, कहीं डिस्प्ले करूं स्कोर बोर्ड पे, तो ये लिखना सही है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। 3-1 1-3 के इक्वल नहीं होगा। तो जस्ट इसी के कॉन्सेप्ट पे आप समझ लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ए बी और बी ए ये दोनों कतई बराबर नहीं होंगे। यानी कहीं मैंने लिख दिया 2-1 और कहीं लिख दिया 1-2 और बोलूंगा ये बराबर है, तो बोलेंगे कि नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर नहीं है। समझ में आ चुकी होगी बात। कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने कहीं लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर्स में, यहां पे लिख दिया रिजवान और यहां लिख दिया अहमद, आ रही बात समझ में? अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूंगा फर्स्ट कंपोनेंट कौन है, तो फर्स्ट कंपोनेंट यहां क्या है? रिजवान। सेकंड कंपोनेंट में पूछूंगा क्या है, तो ये हो जाएगा अहमद। ध्यान दीजिएगा ये चीज, ये क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट, ये क्या है? सेकंड कंपोनेंट। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं अहमद फर्स्ट कंपोनेंट पे लिखूं और रिजवान अगर मैं सेकंड कंपोनेंट पे लिखूं, तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं या नहीं है? तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग। नाम लिखने का तो अकॉर्डिंग कह देते हैं, है ना। आजकल तो ये स्टाइल मतलब ट्रेंड चलो, जैसे मेरा नाम है रिजवान अहमद अंसारी, तो लोग लिखते हैं अंसारी अहमद रिजवान। पता नहीं उल्टा भागने में क्या मजा मिलता है। खैर अपना अपना स्टाइल मैं भी कभी लिख दूंगा। आई बात समझ में? तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लिखने आ गया, यानी कोई भी 2 रियल नंबर अगर आपको मिलेगा तो उसके बीच में कॉमा लगा के अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। अरे बात समझ में? और जो कोऑर्डिनेट आप जो पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाते हैं, है ना, वो ऑर्डर्ड पेयर्स ही होता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको समझ में आया? पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो ये जो है देखिए 1 और 1 दोनों को लेकर के बनाएंगे तो जोड़ा बनेगा। अब अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया है बेटा, अगर कहीं ऐसा लिख दिया है A, B, C, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड ट्रिपल्स है, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स है। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से अगर 4 रहेगा, 5 रहेगा, है ना, 6 रहेगा, ऐसे करके अगर आपके पास, अगर ऐसे कर देता हूं ज्यादा सही रहेगा, x1 x2 x3 ऐसे कर करके xn रहेगा, तो इसको n टपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? n टपल्स कहेंगे। तो हम लोग को खैर इतना ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको 1 2 1 3 1 4 ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स है। और इनको अगर हम मझले ब्रैकेट के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं डाल दूं तो ये एक सेट बन जाता है। तो इसको बोलते हैं दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर्स के क्या है? सेट हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेकर के समझेंगे, थोड़ा सा एक दो पॉइंट समझेंगे। लेकिन उस एग्जांपल के पहले मेरे जहन में एक और बात आई कि बच्चा ये सोच रहा है कि सर तब ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर होंगे कब? यानी इट मींस कि यहां मैं एक पॉइंट बता दूं कि A, B एंड X, Y आर इक्वल इफ ये ऑर्डर्ड पेयर AB एंड ये ऑर्डर्ड पेयर XY आपस में बराबर कब होंगे? यदि तभी होंगे जब फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो और सेकंड कंपोनेंट के बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर हैं, अदरवाइज बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के ही बराबर होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल,
इसका मतलब फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर। ऐसा मत कर देना कि फर्स्ट सेकंड के बराबर ना कर देना। अगर ऐसा है तो समझ लो कि ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जब मैं प्रॉब्लम जरा लिख लूं मैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास जो है मैंने दो प्रॉब्लम लिखा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा है ना, ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है गिव 3 एग्जांपल्स फॉर द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सपोर्टिंग द इक्वेशन 2x - y = 4। यानी कह रहे आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे एग्जांपल देने हैं जो इस इक्वेशन को सपोर्ट करे। थोड़ा लैंग्वेज नया लग रहा है। सपोर्ट करने का मतलब होता है कि जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अरे बात समझ में। तो कोई भी 3 ऐसा इक्वेशन उठा ले। जैसे एक तो यहां सीधा हो जाएगा, अगर आपने क्या कर दिया, x की जगह 0 भर दो, ठीक है। x की जगह जब आपने 0 भरा तो y की जगह -4 मिल गया। ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया कि नहीं हो गया, x y मिलाइए। तो x की जगह आपने 0 लिया तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ये देखिएगा, इसको उठा करके यहां रखेंगे ना तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप x की जगह 1 ले लीजिए। जब यहां 1 लेंगे तो क्या जाएगा, 2 - y = 4, तो -y = 2, तो y = क्या हो जाएगा बेटा, -2। तो यहां क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, -2। फिर अगर आप चाहते हैं -1 लेने के लिए तो x की जगह -1 ले लीजिए, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा, -y = 4, ये हो जाएगा -y = 6, तो y = क्या मिल जाएगा बेटा, 6 मिल जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि 0 और -4 क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन मेरा जस्ट इसका अपोजिट सवाल है कि क्या -40 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी ये -40 इसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको रख के वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये मालूमात है तो। ये अगर मालूम है तो ये देखिए, ये और ये क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो नहीं, ऑर्डर्ड पेयर ये सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां फर्स्ट कंपोनेंट 0 है और यहां फर्स्ट कंपोनेंट -4 है, तो ये कतई भी इक्वल नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब कि ये चीज इस इक्वेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, यानी ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गई होगी बात, आई होप। अब चलते हैं हमारा सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है गिवन दैट इतना इक्वल टू इतना, देन फाइंड x एंड y। कह रहा है कि यहां फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2x - 1 और सेकंड कंपोनेंट है 7। हमने क्या बोला, यहां कह रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, और जब ये बराबर है तो कंडीशन लगा दो बराबरी का, यानी फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो क्या जाएगा बेटा, 2x - 1 = 3, और ये क्या जाएगा, 7 = 3y - 8। अब ये बहुत सिंपल सा है, आप यहां से x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां निकल जाएगा x एंड y, यानी क्या करेंगे आप, 2x = 4, तो x = 2 मिल गया बेटा। यहां देखिए, यहां 8 को इधर लाएंगे तो 15 = 3y, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, 2,5 एक्स वाई की अगर वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो। हालांकि ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लिखा है वो मैं नहीं लिखा हूं, मैं बोला कि अगर एक्स वाई में ऑर्डर्ड पेयर के तौर पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या निकली है, 2,5। तो ये हमारा दो प्रॉब्लम था। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया कि जब भी अगर आपको मिलेगा x1, x2 के जैसा तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अगर हमारा मिलेगा x1, x2, x3 तो ये हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपल कहलाता है। अगर हमारा मिलेगा x1, x2, x3, x4 तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड क्वाड्रपल कहेंगे, क्वाड्रपल है ना। और अगर इसी तरह ये चलते गया n तक तब हम इसे कहेंगे ऑर्डर्ड n ट्रिपल, n टोपल कहेंगे, n टोपल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। अब सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है यहां पे, मान लिया कि ए और बी दो सेट हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स, यानी ए और बी क्या है, दो सेट है जो कि एम्पटी सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है ए में भी और बी में भी। क्लियर है बेटा। अब यहां कह रहा है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सभी सेट ऑर्डर्ड पेयर्स के वो सभी सेट हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज सेट ए एंड सेकंड कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट बी, हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट ए, कर लो फ्रॉम सेट ए। यानी कह रहा है कि ए और बी अगर आपके पास दो नॉन एम्पटी सेट है, यानी मान लीजिए ऐसा मैं एग्जांपल साथ देते चल रहा हूं, ए 1 2 3 है और बी जो है यहां पे ए, बी है,
ठीक है, नन एम्प्टी सेट हो गया। तो कह रहा है कि अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे दिखाएंगे, ए क्रॉस बी। इसको कभी भी ए टाइम्स बी ना पढ़ दीजिएगा, ए बी के साथ गुणा नहीं है, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। ध्यान से जरा समझिएगा इसे, ठीक है, ए टाइम्स ऑफ बी मत पढ़ दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो एक सेट मिलेगा आपको, एक सेट मिलेगा। और वो कैसा सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा। यानी इस सेट के अंदर का एलिमेंट जो होगा ना वो खुद ब खुद एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होगा। आ रही बात समझ में? तो कैसे करना है? यहां ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना, यहां फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट पे सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। तो यहां देखिए ऐसे आपको चलना है, 1 उठाइए, 1 के साथ ए को लगाइए ऑर्डर्ड पेयर के साथ, तो 1A 1B। अब तो कोई है नहीं, काम खत्म। फिर कॉमा करके 2A 2B, फिर कॉमा करके 3A, फिर 3B। ये ध्यान दीजिएगा, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कॉमा होना चाहिए और फिर इस ऑर्डर्ड पेयर जो लिख रहे हैं उसके अंदर में भी 2 एलिमेंट यानी फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में कॉमा होना चाहिए। कॉमा लगा करके ही इनको अलग अलग किया जाएगा। अगर आप यहां कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये अलग अलग नहीं, एक ही में एलिमेंट माने जाएंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब जरा इस बात को समझिए, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर सेट ए और सेट बी ऐसे एलिमेंट दिया रहे तो इनके क्रॉस जो निकालना है ए क्रॉस बी वो ऐसे निकालेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जितना भी होगा। अगर सी रहता तो 1C, डी रहता तो 1D, बस ऐसे सजा देना है। अरे बस कलरिंग जैसा करना है। अरे बात समझ में? हाँ, अब एक और बात यहां बता दे रहा हूं, ये लिखा है 1A। अब ये ध्यान में रखिएगा, 1A और A,1 ये कतई बराबर नहीं होगा, ये कभी बराबर नहीं होगा। अरे सिंपल सी एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। अगर आपकी घड़ी में जो है 6:08 हो रहा है और किसी और की घड़ी में ठीक इसका जरा उल्टा करके देखिए 8:06 हो रहा है, क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों तो बराबर नहीं है ना। तो बस ऐसे समझ लीजिए, आप यही चीज लिख रहे थे A,B और यहां के लिख रहे थे B,A, तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। ये बराबर कब होगा? जब यहां पे 6:06 होता रहे तब ये देखेगा ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर सेट ए और सेट बी ये दोनों सेट अगर इक्वल सेट हो गए, ये ए और बी दोनों इक्वल सेट हो गए, तब हमारा ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो अब एक बात आ रही है बी क्रॉस ए, तो यहां वो भी निकाल करके देखते हैं, बी क्रॉस ए। तो अब बी क्रॉस ए में देखिए पहला सेट क्या हो गया? बी हो गया, यानी ये हो गया। तो जब अब ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे ना, उसमें अब फर्स्ट कंपोनेंट के जगह पे ए आएगा, फिर बी आएगा। यानी कैसे चलना है? ए को उठाइए तो क्या हो जाएगा? A,1, A,2, A,3, खत्म। फिर क्या होगा? कॉमा B,1, B,2, B,3। अब जरा एक बात बताओ, 1A क्या A1 के इक्वल है? नहीं। 1B क्या A2 B1 के इक्वल है? नहीं, कतई नहीं होगा। लेकिन एक खूबसूरती इसमें है। वो क्या है खूबसूरती इसकी? कि A क्रॉस B निकालिए या B क्रॉस A निकालिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मिलेगा आपको। इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मिलेगा। कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6। यहां कितना है? 1 2 3 4 5 6। यानी A क्रॉस B निकालते हैं ना या B क्रॉस A निकालेंगे ना, तो उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जरूर इक्वल होंगे। बात जरा ध्यान से समझिएगा। यानी कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ A क्रॉस B और नंबर ऑफ B क्रॉस A ये दोनों आपस में बराबर होगा ही, कभी भी। ध्यान में रखिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, A क्रॉस B और B क्रॉस A कब बराबर होगा ये मैंने बताया, जब सेट A और सेट B आपस में बराबर होगा तब। एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल से, अगर आपने लिया A इक्वल टू ABC और B इक्वल टू लिया ABC, अब देखिए A क्रॉस B निकालिए, क्या हो जाएगा बेटा? A, B, A, C, B, A, B, और B, C, फिर C, A, फिर C, B और फिर C, यही होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब जरा B क्रॉस A निकालिए, B क्रॉस A, ये क्या जगह? इधर से चलेंगे तो A, B, A, C, यही आ रहा है ना? B, B, यही आएगा, सेम आएगा। तो ये तभी बराबर होगा A क्रॉस B और B क्रॉस A जब हमारा दोनों सेट का एलिमेंट क्या हो? आपस में बराबर हो। अगर बराबर नहीं है
तो कतई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अक्सर वेक्टर में आता है, ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा भी दिखाई देगा आपको, बहुत जगह ये सब चीज आते रहता है जहां बच्चे गलती करते हैं। हाँ, लेकिन उनके एलिमेंट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो बराबर होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चलूं मैं कि अगर आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताना है कितना होगा, तो आप नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी कर लीजिए। ये क्रॉस नहीं, ऐसे मतलब गुणा ही की तरह समझिए। नंबर में अगर ऐसा लगा रहता है गुणा के। अगर आपको सेट्स में अगर ऐसा लगा रहे तो ये क्रॉस पढ़ा जाता है, वेक्टर में अगर ऐसा लगा रहे तो ये क्रॉस पढ़ा जाता है, अगर आपको मैट्रिक्स में ऐसा लगा रहे तो ये क्रॉस पढ़ा जाता है। लेकिन बाकी और किसी रियल नंबर, सिंपली रियल नंबर जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है उस हिसाब से पढ़ना रहे तो इसको इनटू पढ़ेंगे। अगर यहां इनटू लिखा रहे तो देखिए इसमें कितना एलिमेंट है जी 3, इसमें कितना एलिमेंट है 3, तो 3 इंटू 3 9 होता है। तो देखिए ए क्रॉस बी में टोटल 9 एलिमेंट ही बनेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अगर 3 का रहता तो भी आप बना सकते हैं। बस एक उठाइए, एक उठाइए, एक उठाइए, फिर एक उठाइए, इसमें का दूसरा उठाइए, इसमें का पहला उठाइए, बना करके बनाइए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक दो एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाले हिसाब में। उसके बाद मैं लेक्चर 2 में आपको फंक्शन लेकर के आऊंगा। ये लेक्चर 1 मैंने इसलिए कार्टेशियन बता दिया ताकि कभी कार्टेशियन से रिलेटेड, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आए, फंक्शन में अगर कॉन्सेप्ट आए तो ये चीजें आप जान सकें, आपको कम से कम इंट्रोडक्शन में रहे। या रिलेशन अगर आप पढ़ें तो उन चीजों में ये इंट्रोडक्शन में आपको रहे कि कार्टेशियन किसे कहेंगे, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर किसे कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये डिस्कस कर रहा, ये बता रहा, है ना। और लेक्चर 2 में आपको फंक्शन बहुत ही इंटरेक्टिव वे में और बहुत ही अच्छे तरह से मतलब समझा करके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करा करके आपको फंक्शन की कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। और आई होप आपको बहुत मजा भी आएगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे भी। एक और बात मैं इसमें बता दूं, जब आप रिलेशन पढ़ेंगे ना, रिलेशन पढ़ेंगे तो जब बात डोमेन और रेंज की आएगी, या फंक्शन पढ़ेंगे तो बात जब डोमेन रेंज की आएगी, ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर लिखा गया रहेगा तो ये कभी भी बात ध्यान में रखिएगा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना कॉमा के पहले पूरे सेट में, जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है वो डोमेन कहलाता है, उसका सेट। और जो सेकंड कंपोनेंट होता है ना वो उसका रेंज कहलाता है। इसलिए मैं यहां लगे हाथ ही सोचा कि यहां बता ही दूं, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो सबका सेट बनाएंगे तो वो रेंज कहलाएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं एक दो पॉइंट हम लोग और। तो ये सवाल है आपके पास, कह रहा है गिवन एक सेट है R इक्वल टू, इसमें 2 एलिमेंट दिया है, एक जो है ब्लैक है, एक जो है व्हाइट है। एलिमेंट ब्लैक व्हाइट नहीं है, एलिमेंट का जो नाम है वो क्या है, ब्लैक और व्हाइट है। ठीक है? और एक जो है सेट T दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 लिया गया है, ये 5 एलिमेंट है। अब हमारा सवाल ये कर रहा है कि R क्रॉस T को रिप्रेजेंट कीजिए। किसको? R क्रॉस T को रिप्रेजेंट कीजिए। किसमें? लिस्ट मेथड में और कोऑर्डिनेट मेथड में। अब आपके पास ये एक नए तरह का सवाल मिला कि सर लिस्ट मेथड में और कोऑर्डिनेट मेथड में। देखिए, जो अभी आप ऑर्डर्ड पेयर्स सेट का बना रहे थे, सॉरी जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बना रहे थे वही क्या है, लिस्ट मेथड है, लिस्टिंग मेथड। सेट थ्योरी में आप पढ़े भी होंगे, है ना, देखे भी होंगे, या आप जो है मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से मैं बताया हूं लिस्टिंग मेथड। तो इसको जब लिस्ट करके आप लिखेंगे, मतलब R क्रॉस T इक्वल टू, ऐसे आपने कर्ली ब्रैकेट बनाया और इसमें बस इधर से उठाइए R क्रॉस T, ऐसा मत लिख देना, कहीं से किसी को मत लिख देना। पहला सेट क्या है, R है, तो पहले R के तरफ से चलना है, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक। क्या होगा, ब्लैक। एक काम करते हो, इतना कौन जाएगा लिखने के लिए, B, W कर दे रहा हूं यार। B,1 हो जाएगा, फिर B,2 होगा, फिर B,3 होगा, फिर B,4 होगा एंड देन B,5 होगा। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या करेंगे, W,1 होगा, फिर W,2 होगा, फिर W,3 होगा, फिर W,4 होगा और W,5 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये R क्रॉस T को लिस्टिंग मेथड में अगर आपने लिखना हो तो ये आंसर हो गया। अब आता है कोऑर्डिनेट मेथड, यानी कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको लिखना है। कार्टेशियन, बार बार मैं बता रहा हूं, जो कार्टेशियन है, मैंने बोला है ना, जो रेने देकार्त आप लिखते हैं, जो इसके पिताश्री हैं, बाबूजी जो हैं, ये कार्ट्स जो लिखा है ना, यही कार्ट्स है।
इनके नाम में ही ये शामिल होता है। तो देखिए कार्टेशियन मेथड में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं कार्टेशियन मेथड में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। मैं एक्स और वाई नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में भी वाई एक्सिस। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे जो है जो फर्स्ट कंपोनेंट वाला लेना है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है, और जो सेकंड कंपोनेंट लेना है वो वर्टिकल एक्सिस पे लेना है। यानी इस पे जो होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट वाले एलिमेंट रहेंगे, और ये जो है वर्टिकल एक्सिस पे सेकंड कंपोनेंट वाले एलिमेंट रहेंगे। तो चलिए सिचुएट कीजिए, है ना। आपको आर क्रॉस टी निकालना है, तो फर्स्ट कंपोनेंट वाला एलिमेंट यानी सेट आर का एलिमेंट तो यहां हो जाएगा, यहां मान लीजिए ब्लैक, यहां मान लीजिए व्हाइट है। और यहां देखिए टी के बारे में, तो ये 1 2 3 4 5। तो आपका क्या होगा, कैसे चलिएगा, ये देखिए ये पूरा का पूरा लाइन जो होगा ना ऐसे, ये ब्लैक के लिए, ये व्हाइट के लिए, और ऐसे चलिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है। अब ये देखिए ये कहां कहां कट कर रहा है एक दूसरे को, डॉट्स बना दीजिए। ये देखिए ये 1 2 3 4 5, ये देखिए। तो क्या ये है B,1, क्या ये है W,1, यह है B,2, W,2, B,3, W,3। कितने टोटल ऐसे पॉइंट है, 2 4 6 8 10। और यहां देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें कितने हैं 5। तो आर क्रॉस टी, नंबर ऑफ आर क्रॉस टी क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर टी क्रॉस आर रहता तो यहां पे 1 2 3 4 5 होता और यहां B,W होता। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग चलते हैं, मेरा सवाल थोड़ा सा अब इसके बाद वाला थोड़ा हट करके हो और बढ़िया अट्रैक्टिव है, तो देखते हैं सवाल, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। गिवन दैट a = 1, 2, 3 है, सेट ए में एलिमेंट आपको गिने चुने दिए हुए हैं, और सेट बी ये क्या है, फाइनाइट सेट है, और ये जरा देखिए ये इनफाइनाइट सेट है। कह रहा है वो सभी x का वैल्यू लेना है जो या तो 3 हो, या तो 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, 5 के बराबर नहीं है। सारे रियल नंबर आपको लेने हैं। अब सारे रियल नंबर लेने हैं तो अब बताइए कितने ऐसे रियल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो अब आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 1, 3, 1, 3.1, 1, 3.111, 1, 3.11111, कितने ऐसे संभव है ऐसा लिखना, कभी भी ये संभव नहीं है। अरे बात समझ में। तो इसको हम लोग किससे चलेंगे, कार्टेशियन प्लेन से ही चलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही से हम बनाएंगे, ठीक है, एनालिटिक प्लेन पे ही बनाएंगे। जरा देखिए यहां ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बार बार कह रहा, ये ध्यान दीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा क्या बनेगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट लेना रहेगा उस सेट का एलिमेंट रखा जाएगा। तो यहाँ क्या है, 1 2 3 है, तो यहाँ 1 रखते हैं, ये लाइन यानी हमारी 1 की जा रही है, ये लाइन हमारी 2 की जा रही है, और ये लाइन हमारी 3 की जा रही है। क्लियर है। अब मेरे पास ये सवाल आता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r की बात आती है, x बिलोंग्स टू r, जब x की वैल्यू 3 लेनी है, तो यहां जरा बताइए, यहां अगर मैं 3 मान लूं तो ये 3 वाली लाइन लेनी है, ठीक जाएगी, ठीक मतलब मोटी, यानी कंटिन्यूअस लाइन जाएगी, कहीं ब्रेक नहीं होगी, लाइन हमारी कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी। 5 के इक्वल है क्या x की वैल्यू, नहीं है ना, तो 5 यहां जहां लिख रहे हैं ना, ये हमारी डॉटेड लाइन जाएगी, यानी ब्रेक किया हुआ। क्लियर है बेटा, ये ध्यान से समझिएगा। अब हमारा देखिए जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपको 1 लेना है ना, तो हाँ 1 लेना है। और तो देखिए ये 1 वाली लाइन सीधे जो जा रही है, यहां ध्यान दीजिए 5 तो लेना नहीं था, तो ठीक 1 वाली लाइन 5 के साथ जहां स्ट्राइक कर रही है वहां पे हम लोग ऐसे होल लगा देंगे, होल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इसको जरा यहां से मिटा दीजिए और इसको यहां नीचे से मिटा दीजिए, देखिए आपका तैयार हो गया। ये वाली लाइन जो देख रहे हैं ना, यहां से ये जो दिख रहा है ना, 3 लेना था ना, तो 1,3 तो एक बनेगा, तो 1,3 यहां मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। तो ये 1,3 हो गया, और यहां पे जब चलेंगे ना तो ये सब पे 1 1 1 1 1 1 ही रहेगा, और ये देखिए 3 से लेकर के 5 तक के बीच का सारा नंबर इस पे आ जाएगा। अरे बात समझ में। तो ये आपका ऐसे कुछ यूं हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये थिक लाइन ही है, और यहां आने के बाद ये जो है होल हो गया है। होल क्रिएट होने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहां आकर के ये होल क्रिएट होने का मतलब कि ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, जो कि 5 यहां इंक्लूडेड नहीं है। 5 क्या है, इंक्लूसिव नहीं है, 5 इंक्लूसिव नहीं है, 5 क्या है, एक्सक्लूसिव है। इंटरवल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू
क्लोज्ड ओपन इंटरवल 3,5। इसका मतलब ये होता है कि 5 जो है एक्सक्लूसिव है, 5 की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। उसी तरह आप चलेंगे 2 के पास से, तो यहां पे तो हमारा होगा, लेकिन यहां पे क्या रहेगा, वेकेंट रहेगा। 3 के पास तो होगा, यहां पे क्या रहेगा, वेकेंट रहेगा। ये आप मिटा दें, थोड़ा सा साफ आपको ऐसे दिखाई देने लगेगा। देखिए देखिए आप, ये देखिए, देखा आपको। तो ये जो लाइंस आपकी जा रही है, कंटिन्यूअस जो लाइन जा रही है, यही आपका क्या है, ग्राफ है इसका, समझ लीजिए। तो आप ग्राफ कह लें या फिर कार्टेशियन प्लेन में कह दे कि इसको मैंने आपने ड्रॉ किया, क्योंकि देखिए आप ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में इसे आप नहीं लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल है लिस्टिंग मेथड में लिखना। एनालिटिक प्लेन में ही आप इसे लिख सकते हैं। ये चीज आप जरा बात ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा यहां पे सवाल अगर आ जाए कि अगर 5 के इक्वल हो जाता तो क्या होता। अगर मेरा 5 के इक्वल अगर हो जाता तो यहां पे ये मेरा क्या हो जाता, क्लोज्ड हो जाता। आगे बात समझ में। तो ये चीज आप ध्यान से समझिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। यहां पे कह रहा है, सवाल कहने के अकॉर्डिंग ये है कि गिवन दैट a इक्वल टू 4,7 एंड b इक्वल टू 1,3। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इंटरवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां जो ये a दिया हुआ है, यहां जो a दिया है, यहां मैं बता दे रहा हूं आपको कि इंटरवल का ये प्रॉब्लम है, वरना बच्चे ये सोचेगा कि इसको सर बनाना कैसे है, ये सर होता कैसे है, मतलब ये मैं ऑर्डर्ड पेयर समझूं या फिर मैं इसे सर इंटरवल समझूं। तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि ये इंटरवल के रूप में दिया हुआ है, और ये 4 के पास में ये जो इंटरवल दिया है इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। ये भी ओपन है, तो इसका मतलब ओपन नहीं, सिर्फ ओपन इंटरवल, इसे ही हम बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब ये जरा ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि 4 मेरा एक्सक्लूसिव है। 4 क्या है मेरा, एक्सक्लूसिव है, एंड 7 भी जो है मेरा वो क्या है, एक्सक्लूसिव है। यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि 1 है और 3 है, तो 1 के पास क्लोज लगा है, मतलब ये जो है इंक्लूसिव है, और यहां 3 भी जो है वो क्या है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब होता है कि जब हम किसी चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं, वो हमारा क्या आता है, इंक्लूसिव में आता है। यानी एक बी में जो है 1 लेना है, यानी कि b इक्वल टू अगर मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 3.1 लिखूं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे जो कि इनफाइनाइट, सॉरी मैंने यहां गलत लिख दिया, इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। 3.1, 3.2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, जो कि 1 और 3 के बीच में रहेंगे, 1 और 3 के बीच में रहेंगे। आ रही बात समझ में। तो एक्चुअली हम लोग जब इनफाइनाइट सेट होता है ना, तो उसे हम लोग सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं लिस्टिंग मेथड में, लेकिन मैं फिर भी जो है जबरदस्ती अपने आपको समझाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। अरे बात समझ में। चलिए, तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम जब भी अगर आपको मिलेगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम बनाने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम लोग 2 एक्सिस लेते हैं। एक जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग जो है ना फर्स्ट कंपोनेंट वाले सेट को रखते हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे, 4, और यहाँ क्या रखेंगे, 7। अच्छा, जरा एक बात ध्यान में रखना बेटा, जब 4 लेंगे तो यहाँ 4 जो है थिक लाइन नहीं, कंटिन्यूअस लाइन नहीं, टू हुई लाइन चलेगी, डॉटेड लाइन चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है 4 तो लेना है नहीं सोल्यूशन में, 7 तो लेना है नहीं सोल्यूशन में। अब मेरा चल रहा है 1, तो ये हमने 1 कंटिन्यूअस लिया, और हमने ये 3 जो है कंटिन्यूअस लिया। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब जरा देखो, ये जो 1 है, ये जो 3 है, ये कभी शामिल होगा नहीं होगा, क्योंकि यहां 4 नहीं लेना है। यहां पे भी शामिल नहीं होगा, यहां पे भी शामिल नहीं होगा, और यहां पे भी ये शामिल नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, और सॉरी ये डॉटेड लाइन है, और ये इसके अंदर का रीजन यही रिप्रेजेंट करेगा ये क्रॉस बी को, क्योंकि इसके अंदर के सारे पॉइंट, ये रीजन क्या होता है, ये सारे पॉइंट से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारा जो है इसके अंदर ही मिलेगा, ये सब पॉइंट, तो ये मेरा पूरा रीजन मिलेगा। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो जो है यहीं तक रहने देते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में आपसे मिलते हैं फंक्शन की लेक्चर 2 में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फंक्शन लेक्चर में जो है आपको और भी इससे अच्छा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलेगा, और उस पर बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।